नमस्कार। नीट की जो हाल ही में परीक्षा हुई उसमें अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद को लेकर एक छोटी सी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय देगा, एनटीए अपनी गलती मानेगा और हिंदी माध्यम के छात्रों को जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन कल उसका अंतिम निर्णय आ गया, जिसे देखकर मन दुखी है, जिस वजह से मैं आप सबके बीच हूं। दोस्तों, विवाद जिस विषय पर था वो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। विवाद जिस विषय पर था वो इस प्रश्न पर था। इस प्रश्न का कहिए अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो विवाद है वो देखा जाए तो इस एक शब्द इस एक जगह पर है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, जिसको यहां पर लिख दिया गया धारा। सिर्फ धारा लिखा जाना चाहिए था, धारा का अधिकतम मान। कोई साधारण सा अंग्रेजी हिंदी जानने वाला व्यक्ति भी इस बात को समझता है, एम्पलीट्यूड यानी कि अधिकतम मान। और आप सिर्फ धारा लिखकर काम नहीं चला सकते। मैं इसको बहुत बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो पहली गलती जो मेरी नजर में एनटीए ने की वो ये की कि उन्होंने सही अनुवाद नहीं किया। कोई बात नहीं, सबको उम्मीद थी। ये सवाल उसी दिन हमारे सामने आ गया था जिस दिन पेपर हुआ। उस दिन बच्चों ने हमसे पूछना शुरू कर दिया था और हमने बच्चों को बड़े विश्वास के साथ ये बात कही कि बेटा आप चिंता ना करें, इंग्लिश मीडियम की आंसर की और हिंदी मीडियम की आंसर की अलग अलग आएगी, क्योंकि दोनों ही सवालों में एक मूलभूत एक फंडामेंटल डिफरेंस है। दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की, उससे दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न हो जाता है। हम बड़े कॉन्फिडेंट थे। फिर एनटीए ने दूसरी गलती की। एनटीए ने आंसर की दी और आंसर की में इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर उन्होंने दिया वो पहला आंसर दे दिया। और ये जो आंसर उन्होंने दिया 1 नवंबर को मेरे ख्याल से आंसर की आई थी, और ये 5 ओम आंसर दे दिया इंग्लिश मीडियम वाले का भी और हिंदी मीडियम वाले का भी। पहली बात तो ये थोड़ी अजीब सी बात है कि जब बच्चे ने पहले ही कह दिया है कि मैं हिंदी मीडियम का पेपर देना चाहता हूं, तो उसे अंग्रेजी में सवाल देने क्यों है। और अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बतानी ही थी, आप इस चीज को लेके थोड़े से कंसर्न थे कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप यही ब्रैकेट में डाल सकते थे। और चलिए कोई बात नहीं, आपने इंग्लिश मीडियम में, आपने साथ में इंग्लिश में भी आपने सवाल लिख दिए। लेकिन क्या हिंदी माध्यम के बच्चे इतना भी डिजर्व नहीं करते कि उन बच्चों के पेपर में अगर आंसर की को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो हिंदी मीडियम वाले कंटेंट को ही वरीयता दी जाए। अरे भाई, हिंदी मीडियम का बच्चा तो हिंदी माध्यम का ही प्रश्न पढ़ के जवाब देगा ना, तभी तो उसने हिंदी मीडियम ऑप्ट किया है। हो सकता है उसने इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पढ़ा ही ना, हो सकता है क्या उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए। नीट का जो एग्जाम होता है उसमें वैसे ही बच्चे के पास समय कम होता है, वो दो दो क्वेश्चन तो उसने नहीं पढ़े होंगे। अब क्योंकि वो हिंदी मीडियम का बच्चा है तो आपको उसका आंसर किसके हिसाब से देना चाहिए? हिंदी मीडियम के क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के प्रश्न के हिसाब से, उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों के हिसाब से देना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आंसर की अलग ना देनी पड़ जाए, इस आलस की वजह से या ऐसी किसी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से आपको दोबारा रिजल्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप देश भर के हिंदी माध्यम के छात्रों को यह महसूस कराने जा रहे हैं कि आपको आप ही के पेपर में आपकी भाषा को वरीयता, आपकी भाषा को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। यह कितनी गलत बात है। खैर, मैं आगे चलता हूं। मैं जरा आपको पूरा बताना चाहता हूं कि विषय क्या हुआ। यह वो सॉल्यूशन है जो उन्होंने इंग्लिश में दिया, यह वो सॉल्यूशन है जो उन्होंने हिंदी में दिया। अभी आप देखिएगा, बड़े मजे की बात है, बड़े लॉजिकल और बहुत अच्छे तर्कों के साथ मैं बताऊंगा कि एनटीए ने किस तरह कितना गलत किया है। तो पहली गलती उनकी क्या हुई कि उन्होंने अनुवाद गलत किया। दूसरी गलती क्या हुई? उन्होंने आंसर की कॉमन दे दी। मैं मानता हूं, ठीक है, पहली दूसरी गलती शायद अनजाने में हो गई हो। एनटीए के अधिकारियों के, एनटीए के जो लोग हैं उनके ध्यान में, उनके एक्सपर्ट्स के ध्यान में यह बात ना आई हो कि भाई पहली और दूसरी गलती हो गई है। लेकिन जब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जब आपके सामने मामला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है, कम से कम तब आपको एक ऐसा एफिडेविट, एक ऐसा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए था जो गुमराह करने वाला है। मैं आपको अभी बताता हूं क्या किया उन्होंने। देखिए ये उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा भैया हमने अपने जो क्वेश्चन है वो आईआईटीज और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को बताए, हालांकि उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए। फिर उन्होंने लिखा वो लोग आईआईटी गुवाहाटी से। ये उसी एफिडेविट की कॉपी जो उन्होंने कल वाले निर्णय के साथ लगाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, वहीं से मैं लेके आया हूं। उन्होंने बार बार मेंशन किया इन क्वेश्चन द वर्ड धारा शुड बी अंडरस्टूड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। आइए ये उनका कहना है, धारा शुड बी अंडरस्टूड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बहुत अच्छे, ठीक है, आपने हमें कहा तो हम एनसीईआरटी पढ़ना बंद कर देते हैं।
क्योंकि अगली जगह पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 264, जहां पर एनसीईआरटी खुद लिखती है पॉइंट्स टू पॉन्डर यानी कि विचारणीय विषय में, कि जब एसी वोल्टता या धारा को कोई मान दिया जाता है तो प्रायः धारा अथवा वोल्टता का आरएमएस मान होता है, एम्पलीट्यूड नहीं होता। एनसीईआरटी खुद कहती है कि जब सिर्फ धारा लिखा हो तो आप उसे आई नॉट नहीं मानेंगे, एम्पलीट्यूड नहीं मानेंगे, पीक वैल्यू नहीं मानेंगे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मानेंगे, अधिकतम मान नहीं मानेंगे, आप उसे मानेंगे आरएमएस वैल्यू। तो आप कैसे अपने एफिडेविट में लिख के दे सकते हैं कि जब सिर्फ धारा लिखा हो तो आप उसे एम्पलीट्यूड मान लीजिए? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने उसे एम्पलीट्यूड मान लिया। इंग्लिश में भी लिखा है, आप देखिए यहां पर लिखा है, व्हेन अ वैल्यू इज गिवन फॉर एसी करंट इट इज ऑर्डिनरी द आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू ही होती है। खैर कोई बात नहीं, हमने मान लिया, आपने ऐसा किया, ठीक है। क्या पता एनसीईआरटी गलत हो, क्या पता इस साल से एनसीईआरटी में आप करेक्शन भी करवा दें कि भाई आज से जो है भारतवर्ष के बच्चों को, बाकी दुनिया में तो आप नहीं करवा पाएंगे परिवर्तन, लेकिन भारतवर्ष के बच्चों को कोई जनरल वैल्यू मिल जाए करंट की, 220 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगी, तो हमें उसे क्या मानना है? पीक वैल्यू मानना है, एम्पलीट्यूड मानना है, ठीक है। लेकिन फिर आपने क्या किया, उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। आपका जो सवाल था, आप जरा गौर से देखें, हिंदी माध्यम के सवाल में आपने लिखा था विभवांतर 40 वोल्ट, 10 वोल्ट और 40 वोल्ट है। इस विभवांतर के सामने भी कुछ नहीं लिखा, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसके सामने भी कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा होता, आपका कहना है धारा के सामने कुछ नहीं लिखा है, तो आप उसे आई नॉट मान लीजिए। आपने इस 10√2 को आई नॉट माना, आईआरएमएस नहीं माना। तो आपको नहीं लगता उसी सवाल में आप ही के नियम से जो विभवांतर है उसको भी वी नॉट मानना चाहिए था, वीआरएमएस नहीं मानना चाहिए था? मतलब एक ही सवाल में आप दो नियम लगा रहे हैं। विभवांतर के सामने कुछ नहीं लिखा था तो आपने उसे वीआरएमएस काउंट किया, लेकिन धारा के सामने कुछ नहीं लिखा था तो आप उसे आई नॉट मान रहे हैं। देखिए आपके सॉल्यूशन में दिखाता हूं मैं, देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम का देखिए, आपने 40 वोल्ट 10 वोल्ट को जब सॉल्व किया फाइनली, तो आपने जो विभवांतर लिया 50 वोल्ट। अब देखिए जो सॉल्यूशन भी आप दे रहे हैं उसमें वी के नीचे कुछ नहीं लिख रहे हैं, जबकि आप तो इतनी बड़ी एजेंसी है भाई, आपको तो कम से कम मेंशन करना चाहिए। आपने इस वी को लावारिस छोड़ दिया, ये लावारिस वी घूम रहा है, ये वी नॉट है कि आरएमएस है। आपका मन हुआ आपने उसे आरएमएस की जगह पुट कर दिया। आपने इस 50 वोल्ट को देखिए, फिर नीचे लिखा आपने वी आरएमएस इज इक्वल टू 50। चलिए यह इसका वर्ग माध्य मूल यानी कि आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, अच्छी बात। यहां तक लावारिस था, अचानक से वो आरएमएस हो गया, बहुत अच्छी, क्या बात है। आपने हमें बताया कि विभवांतर के सामने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए आपने उसे आरएमएस मान लिया, बहुत सुंदर। तो फिर धारा ने क्या बिगाड़ा था? आपने धारा को, आप देखिए जो धारा की वैल्यू दी गई थी 10√2, आपको उसे भी तो आरएमएस मानना चाहिए था। और अगर आरएमएस वैल्यू 10√2 ली जाती तो आपने ये 10 कैसे ले लिया? असल में आपने आई नॉट मान लिया उसको। तो पहली बात तो आपका नियम गलत है। अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, भौतिकी की दृष्टि से देखूं, तो आपका यह नियम गलत है कि जब सिर्फ धारा लिखा हो। ये जो स्टेटमेंट आपने एफिडेविट में दिया है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है, मैं लेके जाता हूं आपको उस स्टेटमेंट पर। ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है, धारा शुड बी अंडरस्टूड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। और अगर आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए आपके स्टेटमेंट को मान भी ले, तो फिर ये नियम विभवांतर पर भी लगेगा और आंसर फिर से वही आ जाएगा जो हिंदी माध्यम के छात्र चाहते हैं। फिर विभवांतर में भी आप उसको वी आरएमएस नहीं मानेंगे, फिर विभवांतर में भी आपको उसे क्या मानना चाहिए? वी नॉट मानना चाहिए। फिर आप इसे वी आरएमएस क्यों मान रहे हैं? यहां आप वी आरएमएस मानेंगे, यहां आप आई आरएमएस नहीं मानेंगे। आपने कहा हम यहां आई नॉट मानेंगे, आपने आई नॉट की वैल्यू ले ली 10√2। तो ये पूर्णतः गलत है। और एनटीए ने तीसरी बारी में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एफिडेविट दिया है वो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। इतने सालों से जितने अध्यापक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मेरा ये वीडियो देखने के बाद वो निश्चित रूप से सहमति जताएंगे। कोई बच्चा जो 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके साथ ये गलत हो रहा है, खासकर उन बच्चों के साथ जिनके पास वैसे ही उम्मीद कम है। माहौल ऐसा है, हिंदी माध्यम के छात्रों के पास बहुत ज्यादा उम्मीद कुछ है नहीं। एक ऐसी सरकार जो दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हम हिंदी माध्यम में बच्चों को मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे। अरे भाई, उसकी परीक्षा में तो पारदर्शिता ले आए। मैं अंत में आग्रह करूंगा सबसे पहले तो एनटीए से कि उसने जो तीसरी बारी में गलती की है, जो उसने गुमराह करने की कोशिश की है, इसे ठीक करे और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे। दूसरा आग्रह देश भर के फिजिक्स के अध्यापकों से कि वो इसका विरोध करें, जहां तक बात पहुंचाई जा सके पहुंचाए। जितने भी फिजिक्स के बड़े लोग हैं उन सब तक बात पहुंचाए, क्योंकि ये देखिए आज से इसकी शुरुआत होती है।
आज तक हमें कोई बच्चा कहता था कि भाई अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो मैं आंसर गलत आएगा तो हम क्या करेंगे, कहते थे बेटा हम कोर्ट में चैलेंज कर लेंगे, आप चिंता मत करो, भारत में न्याय व्यवस्था अच्छी है। आप देखिए खुलेआम सबके सामने कैसे गुमराह किया जा रहा है। हिंदी माध्यम के वो सारे छात्र जो तैयारी कर रहे थे उनके साथ कितना गलत हो रहा है। आपको लग रहा होगा एक क्वेश्चन से 5 नंबर का फर्क आने वाला, 4 नंबर पॉजिटिव और 1 नंबर नेगेटिव। एक अच्छा बच्चा जिसने सही मंशा से सवाल किया था उसका आप आंसर गलत कर रहे हैं, और 5 नंबर में आप जानते हैं नीट में कितना फर्क पड़ जाता है। यानी कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो बच्चे मेरे ख्याल से इस बार 550 से 560 के बीच में है, 550 से 555 के बीच में है, वो बिल्कुल मार्जिन पर है। एक एक नंबर से उनकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स छूट जाएंगी, उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। जहां उनकी जो पढ़ाई 1 रुपए में होने वाली थी वो उनकी पढ़ाई सीधा 10 रुपए में होगी। उनके लिए फीस कितनी बढ़ने वाली है, और यह सब होने वाला है सिर्फ हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ। इसलिए सबसे पहले मेरा आग्रह एनटीए से है, वो अपनी गलती सुधारे। दूसरा आग्रह सारे अध्यापकों से है, वो इस पर आवाज उठाएं। तीसरा आग्रह मेरा सुप्रीम कोर्ट से है, आप स्वतः संज्ञान लेके इस मामले को ठीक करें। चौथा आग्रह माननीय एचआरडी मिनिस्टर से है, माननीय शिक्षा मंत्री से है, श्री धर्मेंद्र प्रधान से, कि आपकी नजरों के नीचे ऐसी गड़बड़ हो रही है, आप इसे ठीक करने की कोशिश करें। और आखिरी आग्रह उन सब बच्चों, अभिभावकों और दर्शकों से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने लेवल पर इस बात को उठाएं जिससे कि ये गलती दोबारा ना हो। जय हिंद।